तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपकी स्क्रीन पे ये सॉलिड स्टेट का जो फर्स्ट लेक्चर था उसको मैंने इंडिकेट किया हुआ है। दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट, जो कि मैंने आपको कल यानी कि प्रीवियस टर्म पे पढ़ाया था। इसमें मैंने आपको काफी सारे डिफरेंसेस भी बताए थे, पैकिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है और यूनिट सेल कैसे क्रिएट करते हैं क्रिस्टल लैटिस से। ये सारी बातें मैंने आपको काफी देर तक समझाई थी। और मैंने बताया था 3 तरह की यूनिट सेल होती है। उसमें एक होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और एक होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और एक होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बच्चों कल जो हमने आपको डिस्क्राइब किया था वो था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में उसका फर्स्ट टाइप। तो बच्चों जो फर्स्ट टाइप है उसका नाम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो बच्चों मैंने आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपको इंडिकेट कर दी थी, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने बताया था कि यहाँ पर जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, तो एक रिलेशन यहाँ पे डेवलप हो जाता है 2r इज इक्वल टू ए, ठीक है। लेकिन जब मैंने बच्चों आपको बॉडी सेंटर्ड के बारे में बताया था तो मैंने बताया था बॉडी सेंटर्ड के एटम आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते, ठीक है ना। मतलब कॉर्नर वाले एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो उनको आप दो डायग्राम से देख सकते हैं, जैसा कि मैंने दोनों डायग्राम्स आपको स्क्रीन पे रोटेट कर रहा हूं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हमें रिलेशन निकालना हो बिटवीन एज लेंथ ऑफ अ क्यूब एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो हमने बताया था कि बॉडी के सेंटर वाला एटम और कॉर्नर वाले एटम्स ये एक दूसरे को आपस में टच करते हैं। तो जो बॉडी डायगोनल होता है उसकी लेंथ हो जाती है 4r इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर, और वैसे इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ तो बच्चों अब आप देख सकते हैं मैं इसके आगे कंटिन्यूएशन करने जा रहा हूं। मैं आपको पैकिंग एफिशिएंसी बताने जा रहा हूं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी बतानी है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी। तो बच्चों जो लिखना स्टार्ट कर दीजिए, अब मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। जो होती है पैकिंग एफिशिएंसी, वो मैंने बताया था कि पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का क्या मेथड होता है। अगर आप कल क्लास में होंगे तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालना जरूर आ गया होगा। पैकिंग एफिशिएंसी होता है वॉल्यूम ऑफ द एटम, इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका वॉल्यूम, होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। तो बच्चों आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उनमें ये जो एटम्स हैं, इन एटम्स ने कितनी जगह का घेराव कर रखा है, उसी को हम लोग कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। यानी पैकिंग एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी ये एटम्स उतना ज्यादा एक दूसरे के नजदीक होंगे, खाली जगह उतनी कम होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों आप ये बात समझ गए होंगे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो ऑब्वियस सी बात है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि यहाँ पे एटम्स की डेंसिटी ज्यादा है। और समझ गए ना, क्योंकि वहां बॉडी के सेंटर पे भी एटम है। तो बच्चों यहाँ बताएंगे कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2। तो बच्चों अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकालते थे तो न्यूमरेटर में एक एटम का वॉल्यूम लिखते थे, लेकिन ये बॉडी सेंटर्ड है तो हम यहाँ पर 2 एटम्स का वॉल्यूम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिवली जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने हैं, 2 है। और अगर एज लेंथ ए है तो आपके पास क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, दैट मींस ए क्यूब।
तो आपके पास बच्चों ये पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट होकर के आ सकती है। अब आपको बकायदा जो आपने रिलेशन एस्टेब्लिश किया था उस रिलेशन को आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखें और अगर आप यहां से ए या आर की किसी की भी वैल्यू निकालनी, लेट से आपने यहां से ए की वैल्यू निकालनी, तो ए की वैल्यू कितनी है 4r/√3। तो बच्चों ए की वैल्यू आप उठा करके यहाँ पुट कर जैसे ही करेंगे तो यहाँ से r³ और r³ के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सारे कांस्टेंट टर्म्स बचेंगे और उन कांस्टेंट टर्म्स को जब आप कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल 100 में मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये पैकिंग एफिशिएंसी होकर के आती है 68%। तो बच्चों कल वाली पैकिंग एफिशिएंसी नियर अबाउट 52 to 54% के बीच में लाई करती है, लेकिन ये वाली पैकिंग एफिशिएंसी कुछ 68% आती है। तो बच्चों ये पैकिंग एफिशिएंसी किसकी हो गई? ये हो गई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। अब बच्चों हम लोग इसमें कुछ और भी डाटा देख लेते हैं। बच्चों हम लोग को अब समझना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल? तो कोऑर्डिनेशन नंबर को हमें समझना है और कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको स्पेसिफिकली समझाई, ठीक है। और अगर अब अभी भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर को समझ नहीं पाए तो उसके लिए मैं एक छोटी सी बात आपको समझा देता हूं, जरा उस बात को समझ लीजिएगा। जैसे बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये मैंने एक लेयर क्रिएट की है, जस्ट वेट, मैं एक लेयर क्रिएट कर रहा हूं नंबर ऑफ एटम्स की। ये फर्स्ट लेयर, ठीक है, सारे एटम्स एक दूसरे से चिपके हुए, ठीक है। इसी के ऊपर मैंने एक सेकेंड लेयर भी लगा दी, ठीक है। इस तरह से मैंने एक सेकेंड लेयर लगाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि एटम्स एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे जो टच करेंगे वही कहलाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे तो आप कल वाला लेक्चर अपना रिवाइज करिए, उसको समझ जाएंगे। और अगर बिल्कुल नहीं समझ पा रहे तो यहां पर आप देखिए और हमको बताइए कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर को समझने के लिए ये दिमाग में जरूर बैठा के चलेंगे कि हम जिस कमरे में बैठे उस कमरे के बगल में कमरा है, उस कमरे के ऊपर कमरा है, कमरे के नीचे कमरा, कमरे के बाएं में कमरा, हर जगह हमारे कमरे के चारों तरफ कमरे कमरे यानी कि यूनिट सेल ऑलरेडी है। तो बच्चों अब हमको निकालना है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले बच्चों हम ये सोचेंगे, क्या ये वाला एटम जिसको मैं रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, क्या ये रेड कलर वाला एटम इस रेड कलर वाले एटम को टच करेगा? तो तुम कहोगे सर ये जो डिस्टेंस होगी वो ये डिस्टेंस होगी जिसको हम कहेंगे ए यूनिट। लेकिन सर आपकी इसमें जो डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन नंबर की वो फुलफिल नहीं हो पाई, क्योंकि यही कॉर्नर वाला एटम उससे कम डिस्टेंस पे एक और एटम को टच कर सकता है, वो डिस्टेंस ये वाली है। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरहुड टचिंग एटम्स। तो बच्चों आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि ये वाला जो एटम है, ये वाला एटम इस एटम को टच नहीं करेगा क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है, बल्कि ये वाला एटम किसको टच करेगा? बॉडी के सेंटर वाले एटम को टच कर सकता है। तो सेंटर को जब टच करेगा तो वो डिस्टेंस कम होगी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन ही यही लिखवाई थी कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरहुड टचिंग एटम्स। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर बताना होगा कि कौन सा एटम कितने ज्यादा नजदीक एटम्स को टच कर सकता है, तो वही एटम कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी जितने एटम्स को वो टच कर पाए वही कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बच्चों आप कह सकते हैं यहाँ पर आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि जो बॉडी के सेंटर वाला एटम है वो काफी सारे यानी कि जितने भी 8 कॉर्नर्स हैं वो 8 कॉर्नर्स से सेम डिस्टेंस पे होगा। तो आप देखिए आपकी स्क्रीन पे वो डायग्राम मैं बनाता चला जा रहा हूं और अब आप इस डायग्राम को देख करके महसूस कर पाएंगे कि बॉडी के सेंटर वाला एटम जो 8 कॉर्नर है वो 8 कॉर्नर्स के एटम को क्या करेगा? टच करेगा। तो इसका मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 8 हुआ। कितना हुआ? 8 हुआ। तो बच्चों
लेकिन ये वाला एटम के रिस्पेक्ट में हम कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन नहीं करेंगे। इस वाले एटम के रिस्पेक्ट में हम कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं डिफाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला एटम जब टच करेगा तो इसको थोड़ा नहीं करेगा, ये डिस्टेंस ज्यादा हो गई, इसलिए हम इसको रिमूव कर देंगे। हम किसी ऐसे एटम को ढूंढ के लाएंगे जो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरहुड टचिंग एटम्स ज्यादा से ज्यादा करे। तो वो एटम कौन सा है? सेंटर वाला एटम। तो सेंटर वाला इस क्यूबिक यूनिट सेल के 8 एटम्स को कॉर्नर पे टच करेगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। तो ये बात मेरे ख्याल से सभी बच्चे समझ गए होंगे। और ये डायग्राम आपका कोऑर्डिनेशन नंबर का है, इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूं कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 8 होता है। तो आई थिंक यहां तक की सारी बातें बच्चे समझ गए होंगे, उनको पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी बातें। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे डायग्राम्स की तरफ। और दूसरे डायग्राम्स को कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले आपके सामने मैं एक यूनिट सेल बनाना चाहता हूं और यूनिट सेल से काफी सारी बातें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों आपके सामने एक यूनिट सेल बना रहा हूं बड़ी सी, आप भी अपनी कॉपी में बना सकते हो। और अगर आपको यूनिट सेल का पूरा आइडिया है तो आप हमको हमारी बातों का जवाब देंगे। तो बच्चों आप हमारी बातों का जवाब देना चालू कर दें। आप सबसे पहले हमको ये बताइए कि किसी भी क्यूब में नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं? किसी भी क्यूब में नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 सर 8। तो बच्चों किसी भी क्यूब में नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं 8। और अगर आपको नहीं पता है या बिल्कुल ही आप पढ़ाई में वीक है तो आप इसमें देख लीजिए, ये आपको 8 कॉर्नर्स बिल्कुल नजर आएंगे जिनको मैंने इंडिकेट कर रहा हूं येलो कलर से। तो ये 8 कॉर्नर्स है। अब बच्चों जो अगर कोई भी आपसे पूछे कि एजेस क्या होती है तो तुम कहोगे सर ये एजेस होती है, यानी एजेस आपकी क्या है? अगर नहीं दिखाई दे रहा तो ये एजेस है, ये ब्लू कलर की लाइंस, ये एजेस है। क्या है ये? एजेस। ये भी एजेस है, ये भी एजेस है, ये भी एज है, ये भी एज है। तो बच्चों आप गिन के बता सकते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होती हैं? 12 एजेस होती हैं। तो बच्चों मैं ये ब्लू कलर से जो मार्क करता चला जा रहा हूं, आप भी अपनी कॉपी में मार्क करते चले जाइए और गिनते चले जाइए। तो यहाँ पे 12 एजेस होंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आपके पास टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? सबसे पहले लिखिए टोटल कॉर्नर्स। टोटल कॉर्नर्स जो है वो निकल करके आए हैं 8। और टोटल एजेस ये निकल के आई हैं 12। ओके। अब बच्चों हम लोग दूसरा बात आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर फेस किसको कहते हैं? क्या आपने कोई फेस देखी है? इसमें फेस कितनी होती है क्यूब में? अगर आपको फेस का मतलब ही नहीं पता है तो मैं आपको क्या करता हूं, इसका फ्रंट वाला फेस आपको अलग से बना देता हूं। ये फ्रंट वाला फेस है। ठीक है, मैं ऐसे पूछ रहा हूं कि क्यूब में ऐसे कितने फेसेस होते हैं? तो तुम कहोगे सर 6। इसको हम लोग कहते हैं 6 फेसेस। और अगर आप नहीं गिन पाते हैं तो उसका भी तरीका है। नीचे एक फेस है, आप जहां अपने कमरे में बैठे हैं नीचे देखिए, यानी नीचे एक फेस हो गया। ऊपर देखिए, एक ऊपर दीवार हो गई। लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट पे दीवार हो गई, राइट पे दीवार हो गई, आपके पीछे दीवार हो गई, आपके आगे दीवार हो गई। जो दीवारें हैं, यानी क्यूब कितनी दीवारों से मिलकर के बना है, यानी कि 6 तरीके की, 4 आपके सामने सामने और एक नीचे और एक ऊपर। तो इस तरीके से 6 फेजेस होती है। इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में फेजेस कहा जाता है। तो ये क्या कहेंगे आप? फेजेस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल फेजेस जो होंगी वो 6 होंगी। टोटल फेजेस जो होती हैं वो 6 होती है। अब बच्चों यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको देखनी थी। आपने अपने कुछ लेक्चर्स में ये देखा था कि जो कॉर्नर में एटम होता है, जो कॉर्नर में एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। जो कॉर्नर में एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। क्योंकि इसका 1/8 हिस्सा ही इस यूनिट सेल में होता है। क्योंकि ये कॉर्नर कितने कॉर्नर्स के लिए कॉमन होता है? ये कॉर्नर 8 क्यूब्स के लिए कॉमन होता है। इसलिए खुद के लिए कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1/8। अब बच्चों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास जो आपको अभी आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्यूब,
अगर हम क्यूब के सेंटर पे एक एटम लगा दें, लेट्स से मैंने क्यूब के सेंटर पे यहां पे एक एटम बना दिया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो एटम है ये कितने क्यूब्स के लिए कॉमन होगा? ये जो एटम है ये कितने क्यूब्स के लिए कॉमन होगा? ओके, बिल्कुल सही जवाब। ये जो एटम होगा ये 2 क्यूब्स के लिए कॉमन होगा। अगर आपको ये बात नहीं महसूस होती है तो मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, आप अपने घर में जिस कमरे में बैठे हुए हैं उसमें कोई भी एक वॉल ले लीजिए, अपने राइट हैंड साइड की वॉल ले लीजिए और उसके सेंटर पे एक एटम लगाइए। जब उसके सेंटर पे एक एटम लगाएंगे तो, या आप ऐसे सोच लीजिए, जो आपके बगल में राइट हैंड साइड में जो वॉल है या जो फेस है, वो फेस यानी वो दीवार एक तरह से आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें और उसके बगल वाले रूम में, राइट हैंड साइड में जो रूम है उसके लिए वो दीवार कॉमन है। कहने का मतलब ये फेस जो है ये 2 रूम्स के लिए कॉमन है, तो इसमें जो एटम होगा वो भी 2 रूम्स के लिए कॉमन होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? आप जिस रूम में बैठे हो उसके राइट हैंड साइड में जो दीवार आपकी बनी है वहां पे सेंटर पे एक एटम रख दो, तो सेंटर का आधा हिस्सा आपके रूम में होगा और सेंटर का मतलब एटम का आधा हिस्सा दूसरे रूम में होगा। मतलब जो एटम है उसका आधा हिस्सा आपके रूम में होगा और आधा हिस्सा दूसरे रूम में होगा। तो इस एटम के लिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/2। मतलब इस यूनिट सेल के लिए इस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/2। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है कि फेस पे जो एटम होगा उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में पूरा नहीं होता है, उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में कितना होता है? आधा होता है। क्योंकि वो जो दीवार होती है वो अगल और बगल यानी जिस रूम में बैठे हैं और उसके बगल वाले रूम में वो दीवारें दोनों रूम्स के लिए कॉमन है ना? मतलब अगर आप उस दीवार को गिराएंगे तो आपके 2 रूम्स की दीवार एक साथ गिर जाएगी। मतलब लेफ्ट साइड वाली भी नहीं दिखाई देगी, राइट साइड वाली भी नहीं दिखाई देगी। ठीक है, बोलिए भाई, समझ में आ गया? ओके। यस सर। तो बच्चों, अगर आप पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा वीक हैं तो मैं उसके लिए मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ। तो अगर डायग्राम वैसा बना होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। जस्ट वेट। तो बच्चों आप देख सकते हैं इस डायग्राम को मैंने काफी बड़ा किया है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पर फेज नजर आएगी। ये देखो फेज, ये आपकी एक फेज है, इसको एक फेज की तरह ट्रीट करो। ये आपकी फेज है। अगर आप इस फेज में ध्यान से देखो तो एक एटम है, ये वाला एटम देखो नजर आ रहा है, जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं ये एटम आधा ही है इस यूनिट सेल में और आधा कहां पर होगा? इसकी बगल वाली यूनिट सेल। समझ में आ रहा है? वैसे यहां पे भी देखो, ये जो एटम है इस फेस पे भी, मतलब फेस के सेंटर पे एटम होते हैं। 6 फेस होंगी तो 6 फेस के सेंटर पे एटम होगा। तो मैं आपको जो फ्रंट में नजर आ रही है फेस, वहां पर आपको एटम दिखा रहा हूं, यानी फेस के सेंटर पे एटम। तो फेस के सेंटर पे जो एटम है वो आधा ही है इस यूनिट सेल में और आधा कहां होगा? इसकी बगल वाली यूनिट सेल में। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? हाफ। इस यूनिट सेल के लिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? हाफ। आप समझ में आया? अब तो आ गया होगा। यस सर। यस सर। ओके। तो बच्चों अब हम लोग को पता है क्या पढ़ना है। हम लोग को पता है क्या पढ़ना है। हम लोग को पता है हम लोग को टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ना है। और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में तीसरी यूनिट सेल होती है, उसका नाम होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका नाम होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये इसका नाम होता है। तो बच्चों हम लोग को ये पढ़ना है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में बच्चों क्या देखने के लिए मिलता है वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू इंडिकेट कर रहा हूं। तो बच्चों फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो आपको देखने के लिए मिलेगा उसमें आपको कॉर्नर्स पे एटम नजर आएंगे और फेस के सेंटर्स पे एटम नजर आएंगे। तो उसी को हम लोग कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बच्चों अगर आप उसको डायग्राम से इंडिकेट करना चाहेंगे तो वो डायग्राम कुछ इस तरह से ही नजर आएगा जैसे आप देख रहे हैं।
अगर आप एक एक करके बनाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा, एक साथ बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ और क्रॉप करके आपके थ्योरी नोट्स में चिपका देता हूँ, ताकि आप जब भी पढ़ें तो आपको याद आए उन बातों की। शायद देखिए अब आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा। ओके, तो मैंने डायग्राम को ज्यादा से ज्यादा क्लियर करने की कोशिश की है, उसको समझने की कोशिश करिए। ये हो गया आपका डायग्राम, ठीक है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज स्पेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर आप उसको ऊपर वाले डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे तो ऊपर वाले डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे? आप कहेंगे फेस के सेंटर्स पे एटम है और कॉर्नर्स पे एटम है, तो फेस के सेंटर पे एटम मैं छोटे छोटे दिखा देता हूँ। वो देखो ऊपर वाली फेस के सेंटर पे एटम, देखो नीचे वाली फेस के सेंटर पे एटम, ये देखो बगल वाली, फिर ये देखो यहाँ तो ऑटोमेटिक बना है पहले से ही, यहाँ पे, फिर यहाँ पे सामने वाले सेंटर। तो ऐसे करके बच्चों फेस के सेंटर पे आपको एटम्स लगाने हैं, ठीक है। अब बच्चों मैंने को आपसे पूछना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते कितने हैं इफेक्टिवली। तो आप ये तो कहोगे नहीं सर 6 फेज हैं, 6 फेज के मिलाकर के 6 एटम्स वो हो गए, और कॉर्नर वाले 8 मिला करके 8 और 6 14। तो सर इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स 14 है। 14 नहीं होंगे, कितने होंगे? 4। हाँ, तो इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हम लोग को निकालने पड़ते हैं। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मैं सबसे टॉप पे लिख देता हूं, तो वहां ज्यादा समझ में आएगा। दिस इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। तो बच्चों इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे? आप कहोगे सर कॉर्नर वाले एक एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो 8 है तो 8 इंटू 1/8 तो ये हो गया, प्लस सर एक फेज में जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है हाफ, तो 6 फेज है, तो 6 फेज को जब आप कंबाइन करेंगे सबका हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन लेकर के, तो ये बन जाएंगे 3, यानी कि बन जाएगा 1 + 3। 1 + 3 कितना हुआ? 4। इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। आई थिंक ये बात समझ में आनी चाहिए। अब बच्चों हम लोग को यहाँ पे रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो रिलेशन स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। कोई बता सकता है बच्चा कि एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है? अपने दिमाग से क्या बताओगे? कहोगे सर बहुत आसान है। सर आपने ये जो डायग्राम बनाया है उस डायग्राम को देख करके ये समझ में आता है कि सर ये वाले एटम्स तो एक दूसरे को टच करते नहीं है। ध्यान से देखिए, क्योंकि इनके बीच में गैप है ना गैप। ये वाले एटम्स एक दूसरे को टच करते नहीं है क्योंकि इनके बीच में भी क्या है? गैप है। तो कौन से एटम आपस में टच करते हैं? फेस का सेंटर वाला और कॉर्नर वाला। ये देखो ये एटम्स टच कर रहे हैं। बोलो समझ में आ रहा है? ये एटम्स आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, यानी कि कॉर्नर वाला, फिर फेस के सेंटर वाला, और फिर कॉर्नर वाला। जैसे बॉडी सेंटर में बॉडी डायगोनल के अलोंग तीनों एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं, वैसी फेस सेंटर में फेस के अलोंग तीनों एटम एक दूसरे को टच करते हैं। और अगर आप डायग्राम अभी भी नहीं समझ पाए तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं आपको दोबारा बताता हूं। ये देखिए, ये आपका फेस के सेंटर पे एटम, और ये यहां वाला एटम, मतलब इसको मैं अगर सही से बनाऊं हाईलाइट करके, तो वो कुछ इस तरह से एटम है जिसका 1/8 कंट्रीब्यूशन है। ये भी कॉर्नर का एटम है जिसका 1/8 कंट्रीब्यूशन है। और बच्चों फेस डायगोनल कितना होता है? फेस डायगोनल की वैल्यू कोई बच्चा बता सकता है? ये डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? तो बच्चों ये लेंथ है a, ये लेंथ है a, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये लेंथ हो जाएगी √2a। कितनी हो जाएगी? √2a। इसके अलावा बच्चों आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर आप ये जो √2a लेंथ जिसको आपने ग्रीन कलर से, पैरेट ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है, तो उसमें ये रेडियस हो गई r, ये हो गई 2r, और ये रेडियस हो गई r।
यानी कि क्या रिलेशन निकला, 4r इज इक्वल टू √2a। ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, 4r इज इक्वल टू √2a। नहीं समझ में आया सर? आगे 4r इज इक्वल टू √2a। तो बच्चों सब में ये रिलेशन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें ये न्यूमेरिकल्स भी करने के लिए आते हैं। तो बच्चों आप यहां पे लिख सकते हैं 4r इज इक्वल टू √2a। ये रिलेशन मैंने आपको लिख करके दे दिया। ओके, तो यहां तक की बातें हम लोग ने सब क्लियर कर ली हैं। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और लास्ट में क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, तो सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो कैसे निकालेंगे, वही सेम फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम, तो जितने भी एटम है उनका वॉल्यूम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। यहाँ वैल्यू सब कुछ कर देंगे तो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी निकल करके आ जाएगी। तो बच्चे बताएंगे एटम्स का वॉल्यूम कितना है इसमें, आप कहेंगे 4 एटम्स है, तो 4 एटम्स का वॉल्यूम होगा 4 × 4/3 πr³ डिवाइड बाय क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, a³ × 100। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, आप सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि 4r इज इक्वल टू √2a। इस रिलेशन को आप यूज करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए 4r इज इक्वल टू √2a। जैसे ही आप बच्चों r की वैल्यू या a की वैल्यू पुट करोगे, मान लो आपने a की वैल्यू पुट की, तो r³ ऊपर से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट निकल करके आ जाएगी 74%। तो बच्चों आपने देखा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। और बच्चों अब यहाँ पे बारी आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की, इसकी बारी आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बच्चों बता सकते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में था 6, बॉडी सेंटर्ड में था 8, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 12। ओके, तो 12 कैसे हुआ बेटा बताएंगे आप। सर 4 कॉर्नर 4 फेस सेंटर एंड सर 4 फेस सेंटर हो गए सर अनदर रूम, दूसरे रूम। यस, इस बच्चे ने बिल्कुल सही बताया, इसने 3D डायग्राम अपने मन में क्रिएट कर लिया है और ये बताता चला जा रहा है। तो इसने कहा कि सर देखिए मेरी बात सुनिए, इसने कहा सर ये वाले एटम्स तो एक दूसरे को टच करेंगे नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस तो काफी ज्यादा है। देखिए ये डिस्टेंस आपकी स्क्रीन पे चल रही है, तो ये सर ये वाले एटम्स तो टच करेंगे नहीं। तो सर हम कौन से एटम्स ले लें, तो हमने कहा कि बेटा यहां पर अगर तुम फेस के सेंटर वाला एटम ले लो, देखो फेस के सेंटर वाला एटम ले लो, तो जो फेस के सेंटर की जो डिस्टेंस होगी इस एटम से, वही डिस्टेंस होगी इस एटम से, वही डिस्टेंस होगी इस एटम से, वही डिस्टेंस होगी इस एटम से, यानी ये कितनों को टच कर रहा है, 4 को। अब जो फेस के सेंटर वाला एटम हो, ध्यान से देखिए, फेस के सेंटर वाला जो एटम है वो अपने चारों तरफ देखेगा और वो कहेगा जितनी डिस्टेंस ये है, यानी जितनी, देखो रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये भी है। तो ये यहां के भी अपने चारों तरफ फेस के सेंटर को, एटम्स को टच करेगा, यानी 4 अपनी फेस में करेगा और 4 सामने उसको फेजेस में नजर आएंगे, उनको टच करेगा सेम डिस्टेंस को। तो 4 अपनी फेस में, 4 उसी के अंदर, 4 और 4 8, और इस क्यूब के बगल में क्यूब होगा वहां पे करेगा। कैसे, एक यहां पर होगा, एक यहां होगा, और एक यहां होगा, और एक यहां होगा, इस तरह से। तो बच्चों 4 अपने फेस में, 4 क्यूब के अंदर और 4 क्यूब के बाहर, यानी कि जो स्पेस के सेंटर वाला एटम है वो टोटल 8 क्यूब्स को टच करेगा। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 12। कितना हुआ, 12। समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे हुआ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान देनी होगी, अच्छी तरह से ध्यान देनी होगी।
ओके, समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? Yes, sir. 74% है। हाँ बेटा, बुक्स में देख लो 72 से 74, 75 जो भी लिखी हो उसको लिख लेना। ओके सर। तो बच्चों सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है सब किसकी होती है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। आई थिंक आपको ये पता होना चाहिए, जो ये भी हम लोग जो भी वर्किंग कर रहे थे ये सारी वर्किंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वर्किंग पे आते हैं। आप लोग हेडिंग डालेंगे डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल। सब बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकालते हैं ये हमें देखना। तो बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी हो तो आप डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सर डेंसिटी जो होती है वो मास बाय वॉल्यूम होती है। क्या होती है भाई? डेंसिटी पूरा लिख लीजिए भले आप। जो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल होगा, लिखना स्टार्ट करिए। जो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल होगा वो क्या होगा? वो होगा मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यही तो होगा डेंसिटी का फॉर्मूला, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब आप कहोगे सर यूनिट सेल जो होती है उसका मास कैसे निकालें? हमने कहा बेटा यूनिट सेल में जो एटम्स होंगे ना उन्हीं एटम्स का मास आपको प्लेस करना है। अब सर हमको तो पता नहीं है कि आपके पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कि सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स तो वेरी करेंगे। तो सर ये मास हम निकालेंगे कैसे? क्योंकि यूनिट सेल का जो मास होगा उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होगा। जो नंबर ऑफ एटम्स उसमें मौजूद होंगे वो उसी के मास के बराबर होगा, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स कितने मौजूद है ये कैसे पता लगाया जाए? तो हमने कहा यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो बता सकते हैं। कहोगे सर हाँ वॉल्यूम तो तुरंत बता सकते हैं, वॉल्यूम होगा ए क्यूब, लेकिन सर मास कैसे निकालें ये अभी दिक्कत है। तो यूनिट सेल में ये तो बात पक्का है, आपको ये समझ में आ गई है कि इसमें एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, ये तो बात आपको पक्का पता है। अब बच्चों यहां पर जरा आप अपने क्लास 9-10 में चले आइए और मेरे को यहाँ पे कुछ बातें बताइए। जैसे बच्चों मैं लिखता हूं 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन क्या रिप्रेजेंट करता है? कहोगे सर ये रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, यही तो रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मैं आपसे पूछूं 1 मोल ऑफ कार्बन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो तुम कहोगे ये रिप्रेजेंट करता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम्स हैं, तो एटम्स ऑफ कार्बन। क्यों भाई? 12 ग्राम ऑफ कार्बन मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। क्या ये तीनों बातें सेम है? तो सर बिल्कुल सेम है। तो क्या हम इन बातों को उठा करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन जो है उनका मास कितना है? उनका मास है 12 ग्राम। उनका मास कितना है? 12 ग्राम। तो हमने कहा एक एटम का मास कितना होगा? जो कार्बन का एक एटम होगा उसका मास कितना होगा? तो तुम कहोगे 12 डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23, यही तो लिखोगे। तो तुमने क्या निकाला? एक एटम का मास निकाला। अब मैं आपसे क्या ये बात जनरल वे में कह सकता हूं कि अगर आपको नाइट्रोजन के एक एटम का मास निकालना या आपको ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकालना, तो उसकी क्या होगा मेथड? आप कहोगे सर उसका मेथड सिर्फ ये होगा कि उसका जो भी एटॉमिक वेट है या उसका जो भी मोलर मास है उसका मास मोलर मास हो। अगर मॉलिक्यूल होगा तो मोलर मास, एटम होगा तो एटॉमिक मास। तो सर हम उसके एटॉमिक मास को जैसे ही अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक एटम का मास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने कार्बन का निकाला तो है। तो आप उसको जनरल वे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मास ऑफ एन एटम कैसे लिखेंगे? वो होगा कैपिटल एम अपॉन अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन नॉट से। तो जनरल में समझिए बच्चों आप इसको कि किसी भी
अगर आपको एटम का मास निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसके एटॉमिक वेट को डिवाइड कर देंगे अवोगाद्रो नंबर से, तो एक एटम का मास निकल आएगा। क्योंकि भैया यूनिट सेल में तो कुछ किसी का भी एटम हो सकता है, ऑक्सीजन का भी हो सकता है, नाइट्रोजन का भी हो सकता है, सल्फर का भी हो सकता है, क्लोरीन का भी हो सकता है, लेड का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो अगर आप एक एटम का मास निकालना चाहते हैं तो आप उसके मोलर मास को किससे डिवाइड करेंगे, अवोगाद्रो नंबर से, तो ये एक एटम का मास आ जाएगा। और अगर आप कहें कि सर हमको तो टोटल मास चाहिए होगा ऑफ यूनिट सेल, तो हमने कहा यूनिट सेल का अगर टोटल मास चाहिए तो तुमको पता होना चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स है कितने। तो हम उसके लिए एक जनरल टर्म ले लेते हैं जेड। क्या ले लेते हैं, जेड, जहां पर जेड होगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, मैं यहां पे देखो ध्यान से लिख रहा हूं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो उसमें z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसके लिए z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल तो उसके लिए z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो इसका मतलब हमने उसके लिए एक जनरल टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया जेड। जेड डिपेंड करेगा कौन से टाइप की यूनिट सेल, जिस टाइप की यूनिट सेल हो उसी टाइप का आप जेड पुट कर देना। तो बच्चों आपकी दुविधा तो मैंने खत्म ही कर दी, क्योंकि डेंसिटी को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए था, मास ऑफ यूनिट सेल चाहिए था, तो मास ऑफ यूनिट सेल मैंने आपको निकाल दिया, वो क्या है, Zm अपॉन एन नॉट। तो तुम कहोगे सर डेंसिटी तो निकल आई फिर, हमने कहा कैसे, क्योंकि सर आप लिखेंगे, लिखना स्टार्ट करिए, फॉर्मूला इज ओवर नाउ, आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स। तो बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला आपका क्रिएट होकर के आ जाएगा और आपको यही फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। इसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। तो डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल क्या होता है, Zm अपॉन ए क्यूब एन नॉट। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, लर्न करना है, और मैंने तो आपको उसकी प्रूविंग भी बता दी है, तो प्रूविंग समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो कितने बच्चों को प्रूविंग इसकी समझ में आई, हाँ भाई समझ में आई किसी को, यस सर। Yes, sir. ओके। तो बच्चों उसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को करना भी जरूरी होता है। तो सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी को ओपन करें और उसमें कुछ क्वेश्चंस को ओपन करिए। और अभी जो आपको क्वेश्चन ओपन करने हैं वो आपको करने हैं अपने इंटेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपना इंटेक्स्ट क्वेश्चन खोलिए 1.3। सभी बच्चे अपना इंटेक्स्ट क्वेश्चन खोलेंगे 1.3। एनसीईआरटी नहीं है अभी तक तो कोई बात नहीं, मैं आपको एनसीईआरटी तक ले चलता हूं। पहुंच गए, Yes, sir. कौन सा क्वेश्चन चाहिए, 1.3। तो बच्चों 1.3 क्वेश्चन आपका सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 1.3 है, लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यानी आपको क्लासिफाई करना है कि इसमें कौन सा सॉलिड एमॉर्फस है और कौन सा क्रिस्टलाइन है, इसको आपको क्लासिफाई करना है। लेकिन अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, जस्ट वेट। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है, ये आपको करना है, करना स्टार्ट करिए। मैं इसकी थोड़ी सफाई कर देता हूं तब तक। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, अब देखिए आपको नजर आ रहा होगा, पूरा करने की कोशिश करिए। एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, तो आप बता सकते हैं कि इसमें क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस कौन सा है। तो सबसे पहले यहां पे डाल दीजिएगा बगल में, जस्ट वेट, पहले लिख लीजिए अमॉर्फस
और उसके बगल में लिख लीजिए क्रिस्टलाइन। चलिए, और मेरे को बताइए कि कौन सा सॉलिड कहां पर आएगा, तो अमोर्फस और क्रिस्टलाइन। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट वो क्या होगा, क्रिस्टलाइन होगा। तो पोटेशियम नाइट्रेट आप यहां लिखो, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है KNO3। उसके अलावा कॉपर, कॉपर यहां पर होगा। उसके अलावा नैफ्थलीन, नैफ्थलीन भी यहां पर होगा। अगर आपको उन सबके स्ट्रक्चर्स अभी तक आपने क्लास 11th में नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपसे स्ट्रक्चर्स नहीं पूछे जा रहे हैं, आंसर्स पूछे जा रहे हैं, आंसर्स लिख लीजिए। बेंजोइक एसिड वो भी यहां पर होगा। तो क्रिस्टलाइन में मैंने कैटेगरी सेपरेट कर ली है, नैफ्थलीन है, बेंजोइक एसिड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, कॉपर है। अमोर्फस, अमोर्फस में कैटेगरी लिखते हैं, यहां पर आएगा फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास। उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद टेफ्लॉन, उसके बाद सेलोफेन, क्या नाम लिखा है, सेलोफेन लिखा है ना, सेलोफेन। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पॉलीयूरेथेन, पॉलीयूरेथेन। तो बच्चों मैंने पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करके दे दिया। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सही सही लिखना है, गलत सलत नहीं लिखिएगा। तो बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है वो 1.4 है, और 1.4 क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे पूरा पूरा नजर आ रहा है कि नहीं, पहले आप देख लीजिए। ओके, 1.4 क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं एडिशन कर रहा हूं, जस्ट वेट। पहले आप एक क्वेश्चन लिखिए, एनसीईआरटी में क्वेश्चन प्रिंटेड नहीं है और वो एग्जाम में आता है, लिख लीजिए आप उसको। क्वेश्चन है, व्हाई इज ग्लास considered, why is glass considered a super cooled liquid? Why a glass considered a super cooled liquid? क्यों कहते हैं उसको? तो उसका आंसर लिख लीजिए आप, मैं आपको लिखवा देता हूं, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। लिखिए, similar to liquids, similar to liquids, glass has tendency, glass has tendency to flow very slowly, very slowly. Therefore glass is considered as super cooled liquid। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो अगर बच्चों, अगर आप इसका एक रीजन लिखना चाहें, आपने कभी सुना ना हो, तो मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको देख देता हूं, लिख लो उसमें। This is the reason that glass windows में सही से नहीं लिख पाया हूं, दोबारा लिख देता हूं। glass windows and doors are slightly thicker at bottom than the top। ये ऐसा होता है, आप अपने घर पे देखिएगा, आपको ऐसा महसूस होगा। इसलिए हम लोग ग्लास को
सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ गए आप? सर यस बेटा बताइए। सर इसमें सुपर कूल लिक्विड, सर इसका मतलब क्या है सर? मतलब इसका बेटा हमने आंसर में मतलब लिखा है, आंसर पढ़ो। आंसर आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये मतलब है। तो बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट कुछ बातों पर ध्यान देने वाले हैं। उन बातों पे ध्यान देने के लिए हम लोग वापस कुछ अपनी फाइल्स को ओपन करते हैं। तो जो फाइल्स ओपन कर रहे हैं उस पर जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक तो ये एनसीईआरटी इतनी बड़ी है कि लोड होने में समय लगती है। ओके, तो बच्चों आपके सामने एक मैं टेबल इंडिकेट कर रहा हूं, उस टेबल की तरफ ध्यान दीजिएगा। बच्चों मैं आपके सामने एक टेबल इंडिकेट कर रहा हूं, उस टेबल की तरफ ध्यान दीजिएगा। वो टेबल है कि आपके पास जो यूनिट सेल होती है, वैसे तो आपने यूनिट सेल देखा, और यूनिट सेल देखा कि आपने कौन सी यूनिट सेल पढ़ी है, क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ी है। लेकिन बच्चों सिर्फ क्यूबिक ही यूनिट सेल नहीं होती है, उसके अलावा और भी सेल्स हो सकती है यूनिट सेल्स, लेकिन जरूरी ना हो कि वो क्यूबिक ही हो। लेकिन अगर क्यूबिक यूनिट सेल होता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती है, और हर एंगल कंसेक्यूटिव साइड्स के बीच में जितने भी एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो क्यूबिक यूनिट सेल का एक जो एग्जांपल है वो मैंने आपको बताया, कौन कौन फॉलो करता है स्ट्रक्चर क्यूबिक यूनिट सेल का। सोडियम क्लोराइड फॉलो करता है, जिंक ब्लेड फॉलो करता है, कॉपर फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर थोड़ी सी भी ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है तो दूसरी तरह की यूनिट सेल बन जाती है, उनके आपको नाम जरूर पता होने चाहिए। जैसे बच्चों आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, मैंने एक नाम लिखा है टेट्रागोनल यूनिट सेल। लेकिन ये कब होगी? जब A इक्वल टू बी हो बट B इज नॉट इक्वल टू C हो, और सारे कंसेक्यूटिव एंगल्स 90 डिग्री ही हो। इसका एग्जांपल भी आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो बच्चों इस तरह से आपके पास कई तरह की यूनिट सेल बन जाती है। तो आपके पास एनसीईआरटी में इन सब के वो भी बने गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना करके आपको दिए भी गए हैं, ताकि उससे आप समझ पाए कि कौन सी यूनिट सेल कैसे दिखेगी। एग्जाम्पल के लिए आपको क्यूबिक यूनिट सेल तो दिखती ही ऐसे है, क्योंकि ये तो आप लगातार पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों जो अभी मैंने आपको बताया दिस इज टेट्रागोनल, वो टेट्रागोनल कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ऑर्थोरोम्बिक वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। हेक्सागोनल यूनिट सेल वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, तो दिस इज अ टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। जरूरी नहीं है आपकी हर यूनिट सेल क्यूबिक ही हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हम लोग को एग्जाम्स में पूछा जाता है वो 100% क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ही पूछी जाता है। तो जो आपके पास जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आएंगे, वो क्यूबिक यूनिट सेल पे ही बेस्ड होते हैं। लेकिन अपने कोर्स में ये भी है कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में क्यूबिक के अलावा और कौन सी होती है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इन बातों को मैंने आपको काफी देर तक समझा दिया है कि टेट्रागोनल होगा तो उसमें क्या चेंजेस किए गए होंगे, ऑर्थोरोम्बिक होगा तो उसमें क्या चेंजेस किए होंगे। देख रहे हो, अगर ऑर्थोरोम्बिक होगा तो उसमें क्या चेंजेस किए होंगे। तो ये सारे चेंजेस आप देख सकते हैं, ये सारे चेंजेस आपको स्क्रीन पे अच्छे से नजर भी आ रहे होंगे। तो आप इसको अपनी कॉपी में एक नोट बना करके और एक टेबल बना करके इसको लिख सकते हैं। बल्कि ये आपका ये एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है, तो आप उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको करने ही होते हैं।
तो वहां पर आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपके पास क्यूबिक ही यूनिट सेल हो, कोई और यूनिट सेल भी हो सकती है। उसकी जो भी वैरायटी है वो मैंने आपको पूरी तरीके से दिखा दी, ठीक है। और अगर आप उसको डायग्राम वाइज देखना चाहें तो डायग्राम वाइज भी आपको वो नजर आ रही होगी कि उनके शेप किस तरह से बदल जाएंगे डायमेंशंस को चेंज करने पर। डायमेंशंस का मतलब ABC, ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ द साइड्स और उनके एंगल्स। तो बच्चों ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं अचानक, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। और आज के क्लास नोट्स में आपने जो कंप्लीट किया है वो कंप्लीट किया है डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल की थ्योरी तक आपने कंप्लीट किया है। और बच्चों जब नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में आपको एक मैं फॉर्मूला बताऊंगा कि उस फॉर्मूले से आप किसी भी स्ट्रक्चर को देख करके, नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेगा कि आप किसी भी क्रिस्टल लैटिस के स्ट्रक्चर को देख करके उसका फॉर्मूला कैसे बनाएं। यानी कि आप नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं कि कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल आपके पास बनी बनाई होगी, आपको उससे पता लगाना है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो। जैसे बच्चों आप देख सकते हैं जो अभी मैंने आपको इंडिकेट किया है ये लेड सल्फाइड का, तो लेड सल्फाइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हम इसी से ही क्रिएट करेंगे कि वो PbS क्यों होता है और PbS में लेड और सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट क्यूब में कहां होता है। तो इन बातों को जानने के लिए हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर तक वेट करेंगे और फिर उसके आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहाँ पे ओवर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, sir.